हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो हर एक आम इंसान को पता होने चाहिए और आने वाले जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। अगला हमारा क्वेश्चन है, एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग जो होती है ये एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा है। हैकिंग तो इलीगल है, जो हैकिंग होती है वो इलीगल होती है, ये साइबर क्राइम है। लेकिन जो एथिकल हैकिंग है इसका यूज किया जाता है, जैसे कोई भी वेबसाइट वगैरह है तो उनकी कमियों को जांचने के लिए किया जाता है। तो जो एथिकल हैकिंग है ये साइबर सुरक्षा है। हैकिंग को देखकर आप वहां पर साइबर क्राइम नहीं लगाएंगे। एथिकल हैकिंग जो होती है ये साइबर सुरक्षा होती है। आगे बात करें, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ है? तो ENIAC का जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यही ENIAC जो है इसे सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर जो है ये इसी को माना जाता है। और ये आपका जो विकसित किया गया है 1945 और 46 में, इस टाइम पे ये आया था। आगे बात करें, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी जो होती है ये इस प्रकार की होती है, ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है। इसमें जो कंप्यूटर पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिए, आपने मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो ये सारे कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, लेकिन जो डिजिटल घड़ी होती है इसमें जो कंप्यूटर पाया जाता है वो कहलाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर पाया जाता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। आगे बात करें, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? जो भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था वो किया था समरेंद्र कुमार मित्रा ने। समरेंद्र कुमार मित्रा जो थे ये जो है ISI कलकत्ता में थे, वहाँ के ये वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1953-54 में पहला भारत के लिए एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। आगे बात करें, MS एक्सेल में फॉर्मूला त्रुटि होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो बात करें, जब हम MS एक्सेल में वर्किंग कर रहे होते हैं और कभी कभी हम फॉर्मूला एंटर करते हैं तो हमें एरर दिखाई देती है, तो जो चिन्ह दिखाई देता है वो हैश का होता है। बात करें किस प्रकार की एरर आती है, तो जैसे कि हैश करके आपका आ जाएगा वैल्यू, एक तो ये एरर होती है। हैश करके आपका रेफ आ जाएगा, ऐसी एरर आपको दिखा देगा। हैश फिर आएगा, फिर DIV 0, इस प्रकार की एरर आ जाती है। हैश नेम, तो जो ऐसी एरर आती हैं ये आती हैं जब कोई फॉर्मूला त्रुटि होती है। तो MS एक्सेल में जो फॉर्मूला त्रुटि होती है तो जो चिन्ह दिखाई देता है वो हैश का होता है। आगे बात करें, एक एक्सेल वर्कबुक का संकलन है। तो जो एक्सेल वर्कबुक होती है ये संकलन होती है वर्कशीट्स की। जो वर्कबुक होती है इस पे कई सारी वर्कशीट होती हैं। आगे बात करें, F7 की का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किस लिए किया जाता है? तो जो F7 की होती है इसका यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। सपोज करिए आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम जैसे वर्ड हो या एक्सेल हो, किसी में भी अगर आप लिख रहे हैं, आपने सपोज करिए लिखा सर्च, और सर्च की स्पेलिंग मान लीजिए आपने गलती से EV लगा दिया। अगर आपको देखना है कि इसकी स्पेलिंग और ग्रामर सही है या नहीं है तो आप F7 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सर्च से E हटा देगा, क्योंकि सर्च की सही स्पेलिंग तो ये होती है। तो जब भी आपको स्पेलिंग एरर चेक करनी हो तो आप F7 की प्रेस करेंगे और आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक होगी वो वहाँ पर सही हो जाएगी। आगे बात करते हैं, कौन सी फंक्शन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले करती है? जैसे कोई आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसके प्रीव्यू का विंडो देखना चाहते हैं, तो आप सीधे और सीधे कंट्रोल के साथ F2 जैसे ही दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले हो जाती है। आगे बात कर लें, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक लैन होता है, एक आपका मैन होता है और एक वैन होता है। यहाँ पर पूछा हुआ है मैन का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म जो है पूछा हुआ है। तो मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको इनको याद रखेंगे। आगे बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम WWW भी कहते हैं। जैसे ही हम कोई वेबसाइट डालते हैं तो उससे पहले WWW डाला जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो इसका आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर ली ने। और टिम बर्नर ली ने कब किया था? तो ये किया था आपका 1989 में। और 2004 में जो टिम बर्नर ली थे, इन्हें जो आपकी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उन्होंने नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। आगे बात कर लें, ईमेल बॉडी में BCC का क्या अर्थ क्या है? जैसे हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो आपका CC होता है, किसे भेज रहे हैं, BCC होता है। यहाँ पर BCC का पूछा हुआ है, तो जो BCC होता है ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज़ मैं बता दूं किस लिए होता है, बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। जैसे सपोज करिए आप किसी को मेल भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक कॉपी आप अपने पास भी रख लें या किसी अपने एक इंडिविजुअल फ्रेंड के पास भेज दें, ताकि आपकी ज़रूरत के समय वो काम आ सके। तो उस पर आप जो भी नाम, जो भी ईमेल आप BCC में डालेंगे, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालेंगे, वो सामने वाले रिसीवर को नहीं शो होगी। CC में डालेंगे जिसे आप या जिसको भेज रहे हैं उसे तो रिसीव होगी, लेकिन ये नाम नहीं देगा कि आपने BCC में किसको डाला हुआ है। तो BCC का फ़ायदा ये होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी ये जो इसमें मेल डाली जाएगी BCC में, वो पता ही नहीं चलेगी सामने वाले को कि BCC में भी किसी को रखा गया है। आगे बात करें, जंक ईमेल को भी कहा जाता है। जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। ये हानिकारक होती हैं। जैसे हम इन लिंक पर क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हानिकारक वेबसाइट्स में पहुंच जाते हैं। तो जंक ईमेल जो है, इसका दूसरा नाम आपको स्पैम भी मिलता है। आगे बात करें, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रान। आज करंट के बाद में करें तो C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। लेकिन जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो आपकी फोर्ट्रान थी। आगे बात करें, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम जो मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होती है, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों याद रखिएगा। आगे बात करें, कंप्यूटर की IC चिप्स कौन से पदार्थ की बनी होती हैं? तो जो कंप्यूटर की IC चिप्स होती हैं ये सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, और वो सेमीकंडक्टर आपका कहलाता है सिलिकॉन। तो कंप्यूटर की जो IC चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR सीट आपने सुनी होगी, आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको OMR सीट मिलती हैं। तो इनको चेक कैसे किया जाता है? तो OMR जो मशीन होती है उसके थ्रू चेक किया जाता है। उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसीलिए आपसे जो है फिल कराया जाता है, जो वो काले या नीले बॉल पेन से जो फिल कराया जाता है, तो बेसिकली वो उसी को चेक करता है, उससे वो मार्क करता है कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आगे बात करें, लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स बेसिकली क्या है आपका? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपने अभी कुछ सालों पहले 2012-13 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो लैपटॉप बांटे थे तो उनमें आपको एक विंडो के अलावा आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम और मिलता था, उसका नाम था उबंटू। तो उबंटू जो है ये लाइनक्स का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का के जनक जो कहलाते हैं, जिसने आविष्कार किया था, उनका नाम है डगलस एंगलबर्ट। आगे बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये स्थापित की गई थी 1975 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, SMPS का मतलब है? तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसका यूज किस लिए होता है? तो इसका जो यूज होता है बेसिकली हमारी जो घर की मशीनें होती हैं, जैसे फ्रिज है, AC है, इनमें तो हम डायरेक्ट पावर सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इनमें जो अंदर पार्ट्स लगे होते हैं वो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट जो सप्लाई होती है, अगर वो हो जाएगी तो ये जल जाएंगे। तो इसके लिए यूज किया जाता है SMPS का। ये क्या करता है, जो सप्लाई जाती है उसको अपने अकॉर्डिंग वो बांट करके, जो आगे हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें उसे कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई देता है, जिससे हमारे पार्ट्स सेफ रहते हैं। आगे बात करें, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
ऑप्शन आप देखिए कौन सा आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परम 8000। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 8000। वहीं बात कर लें वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत। एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो रैंक है, जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर हैं उनमें से एरावत की रैंक 75वीं है विश्व में और भारत में पहली है। आगे है 1 मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो जो 1 MB होती है, मेगाबाइट यानी MB, ये होती है कितने KB के बराबर? 1024। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आपको जो है बेसिक क्वेश्चन देखने का मिलता है, 1 बाइट जो होता है ये बराबर होता है 8 बिट के। फिर इसके बाद आपका आ जाता है 1 KB। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 MB होता है 1024 किलोबाइट के। और इसके बाद फिर आपका आता है GB। 1 GB होता है आपका 1024 MB के बराबर और 1 TB आपका बराबर होता है 1024 GB के बराबर। तो आपको विस्तार से याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्टार्ट आपका होता है, सबसे छोटा होता है आपका बिट, बाइट, फिर आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर आपका टेराबाइट। ये बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे ऊपर भी आपके मिलते हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं है। TB तक का आपको पता होना चाहिए। और इनको जब हम बाइफरकेट करेंगे तो बिट जो होती है वो सिंपल सबसे छोटी होती है, 0-1 के फॉर्म में होती है। इसके बाद 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। बाकी सारे होते हैं वो 1024 के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। अब आगे बात कर लें, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो जो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है वो नापी जाती है DPI, डॉट पर इंच। DPI जितना ज़्यादा हाई होगा प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का जो पूरा नाम मिलता है वो मिलता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात कर लें, मानक PC कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कीज मौजूद होते हैं? तो जो कीबोर्ड होता है बेसिकली इसमें जो आपको कीज की संख्या मिलेगी हर जगह अलग अलग मिलती है। कहीं आपको 101 मिलेगी, अमेरिका में जो है 104 मिलती है और अन्य PC में 105 मिलती है। तो कीबोर्ड की संख्या आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर देनी है। अगर आपका मैक्सिमम आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो 104 मिलता है तो 104 मिलता है तो टिक कर देंगे, 101 मिलेगा तो टिक कर देंगे, 105 मिलेगा तो टिक कर देंगे। ये आपके है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं। तो फंक्शन कीज की जो संख्या होती है वो होती है 12। F1 से लेकर F12 तक की टोटल आपकी 12 कीज होती हैं जो फंक्शन कीज कहलाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विंडोज के बीच स्विच के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? सपोज करिए आपने 2 विंडोज खोल रखी हैं, एक में आपने एक्सेल खोल रखा है और एक में वर्ड खोल रखा है। आपको अगर उनमें स्विच करना है, जैसे आपको वर्ड से एक्सेल में जाना है या एक्सेल से वर्ड में आना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो यूज की जाती है अल्ट और टैब। अल्ट के साथ जब आप टैब दबाएंगे तो आप विंडो के बीच स्विच हो जाएंगे, जैसे कि एक्सेल से आप वर्ड में पहुंच जाएंगे और वर्ड से एक्सेल में आ जाएंगे। इस प्रकार से विंडो स्विच होता है और इसके लिए अल्ट और टैब को साथ में दबाना पड़ता है। आगे बात करें, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का जो पूर्ण रूप है वो आपका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको ऑप्शन में लॉजिकल यूनिट भी मिलेगा तो आपको गलत नहीं करना है। इसका जो होता है वो होता है लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बात करें, LCD डिस्प्ले को दिया गया दूसरा नाम क्या है? तो जो LCD डिस्प्ले होती है बेसिकली आप देखते हो, जो आप डेस्कटॉप देखते हो उसमें पतली सी LCD डिस्प्ले दी होती है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है TFT। इसको हम TFT भी कहते हैं। आगे बात करें, एक्सेल में सेलेक्टेड कॉलम को हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जैसे सपोज करिए ये आपकी एक्सेल सीट है, इस प्रकार से आपकी एक्सेल सीट होती है, ऐसे इसमें ये रो होती है, ये कॉलम होती है। अगर हमें कोई एक कॉलम हटाना है, जैसे हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया है पूरा, ठीक है, इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हटाना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है कंट्रोल के साथ माइनस। कंट्रोल के साथ जैसे हम माइनस दबाएंगे तो ये प्रॉपर आपका जो कॉलम है ये वाला ये हट जाएगा। आगे बात करें, MS ऑफिस 2007 में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन बेसिकली होते क्या हैं? जैसे हम कोई फाइल सेव करते हैं
तो उसके आगे आप देखते हैं जैसे PDF सेव करिए तो .pdf करके एक्सटेंशन होता है। वैसे ही पूछा हुआ पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है वो .pptx है। वहीं बात कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो है .docx। इसके बाद एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का जो आपका एक्सटेंशन मिलता है वो आपका है .xlsx। तो ये एक्सटेंशन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे PDF का .pdf होता है, तो इनको याद रखिएगा। आगे बात करें पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो ये पेज ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट किस तरह होता है, सपोज करिए आप मोबाइल सीधा सीधा जब चलाते हैं तो ये मोड जो होता है आपका लंबा सा जो होता है ये आपका पोर्ट्रेट मोड होता है। वहीं आपको बात करें लैंडस्केप की, तो लैंडस्केप व्यू जो होता है जब आप मोबाइल को स्क्रीन में कोई वीडियो देखते हैं, यूट्यूब वीडियो जैसे आप देख रहे हैं, तो 16:9 के रेशियो में जो चल रही होती है वीडियो वो आपकी लैंडस्केप मोड में होती है। और आपका जो मोबाइल आप सीधे चला रहे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है PDF स्टैंड्स फॉर। तो PDF का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको जब ऑप्शन देगा 4 अलग अलग, तो वहाँ पे आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी ऑप्शन में होगा, लेकिन फाइल आपका गलत है। PDF एक फॉर्मेट होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे बात करें कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के जो फिजिकल डिवाइस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि बात कर लें आपका CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हार्डवेयर। और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। अन्य सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि आप ले सकते हैं कि फिल्मोरा का आपका जो है जो होता है जो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, OBS आपका आता है। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेज होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्टअप प्रोसेसिंग क्या है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बूटिंग। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जब हम आपको जो है सिस्टम जो होता है हमारे जैसे ऑन है उसे हम रिस्टार्ट करेंगे, तो रिस्टार्ट करने पर जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। जब स्टार्टअप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो बूटिंग कहलाएगा, और रिस्टार्ट होगा तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बात करें किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, सपोज करिए आपने crickbuzz.com ओपन किया या भास्कर.com ओपन किया, तो वहाँ पे जो सामने का पहला पेज दिखता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होम पेज। जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर होते हैं तो जो फ्रंट में आपको पेज दिखता है वो पेज आपका होम पेज कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो इंटरनेट के जनक हैं वो कहलाते हैं विंडसर्फ। अभी हमने पीछे बात करी थी www के जनक के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक जो थे वो आपके थे टिम बर्नर ली, और यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेट के जनक। तो इंटरनेट के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं विंडसर्फ। आगे बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है ये अस्थिर होती है, यानी कि अगर लाइट जाएगी तो इसका जो डेटा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और वहीं जो नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर। ये नॉन लगा के कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। नॉन यानी वो सोचता है कि इसमें डेटा नहीं रुकेगा, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल होती है उसमें डेटा स्थिर होता है। और नॉन वोलेटाइल के अंदर रोम या हार्ड डिस्क आपकी आती हैं, लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी है वो आपकी रैम कहलाती है। इसमें जब तक आपकी पावर सप्लाई रहेगी तब तक ही डेटा स्थिर रहता है, इसीलिए आपको इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी कि अस्थिर मेमोरी कहा जाता है।
आगे बात करें, MS वर्ड में पिक्चर डालने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने MS वर्ड खोल रखा है और हमें उसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको टॉप में होम के बाद इंसर्ट बटन मिलेगा। टॉप पे आप जब देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको होम, इंसर्ट इस प्रकार के आइकन दिखेंगे, और जब इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका पिक्चर का ऑप्शन आता है और वहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किसी प्रोग्राम में बग क्या है। बग जो होती है ये बेसिकली एक प्रकार की एरर होती है। जैसे हम कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बग आ जाता है वो एरर है। जब हम उस एरर को ठीक करेंगे तो वो बग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम प्रॉपर रन करेगा। आगे बात कर लें, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष में भेजा था। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या हुआ, ईमेल। ईमेल का ही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जो पहला मेल भेजा गया था वो भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। और कब भेजा गया था, 1971 में। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो बायोस का फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बात कर लें, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। इस पे हम क्या करते हैं, जो डेटाबेस होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं। आगे बात करें, गूगल, याहू, बिंग क्या है। तो आपको अच्छे से पता है गूगल सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है। लेकिन अगर आपसे कहीं अलग पूछ ले, अगर आपको जानकारी नहीं है बिंग क्या है, तो इसीलिए मैंने तीनों यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये सर्च इंजन है। हमें कुछ भी अगर इंटरनेट पे सर्च करना है तो हम इन सर्च इंजन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर आपका कौन सा मिलता है, वो मिलता है गूगल। लोग हर किसी चीज़ के लिए आज प्रेफर करते हैं गूगल को। कुछ भी पूछना है गूगल से पूछ लो। तो ये इसलिए जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, टास्क बार स्थित होता है। तो ये होता है आपका स्क्रीन के बॉटम पर। जो भी आप टास्क कर रहे हैं, तो जो टास्क बार होता है, जैसे आपने विंडो खोल रखी है तो यहाँ नीचे के साइड में आपका एक तो आपका विंडो बटन मिल जाता है, उसके बाद आपके टास्क बार यहाँ पर नीचे होता है। तो जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म है। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका फुल फॉर्म है वो आपका है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आगे बात करें, 4 बिट्स कहलाता है। अभी मैंने पीछे आपका बिट्स बाइट्स के बारे में बताया था, तो उनमें मैंने आपको बताया था सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट होता है, उसके बाद आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पर पूछा हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको 8 बिट के बराबर एक बाइट बताया था, लेकिन यहाँ पे उसका आधा पूछ रहा है। 4 बिट्स क्या कहलाते हैं, तो 4 बिट जो कहलाते हैं वो एक निबल के बराबर होते हैं। सबसे छोटी इकाई आपकी बिट्स होती है, उसके बाद निबल और फिर आपका बाइट्स होता है। तो आपसे जब 8 बिट पूछेगा तो एक बाइट के बराबर होते हैं, लेकिन जो 4 बिट होते हैं वो एक निबल के बराबर होते हैं। और अब आज हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें बेसिकली 2 अंक होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, वो 0 और 1। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।